अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो आपको मैं सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं ये बहुत ही भयानक कहानी है, बहुत ही खौफनाक कहानी है। इस कहानी को सुनते हुए मैं खुद कुछ देर के लिए डर सा गया था, सहम सा गया था। और फिर मुझे याद आया कि इसी तरह की एक सेम कहानी मैंने वहाँ पे राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की थी। यानी कि ये जो कुछ आज मैं आपको कहानी में सुनाने जा रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं एक प्रोग्राम भी राज प्रोग्राम कर चुका हूँ रोए टीवी पे। इसके ऊपर पता नहीं मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ, आप कमेंट्स में लिखिएगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मैंने कहानी इस पे ऊपर आपको सुनाई है या नहीं। लेकिन मुझे वो आज भी सच्चा वाक़या याद है शादन लुंड का, जहाँ पे वहाँ के सरदार हैं, सरदार नासिर ख़ान, वो मुझे लेके गए थे आगे। बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ है उनके साथ, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। पिछले दिनों जब वो 200 एपिसोड मुकम्मल हुए थे ऑफ कैमरा, उनकी बेटी ने भी विश किया था, माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। तो बहुत ही नाइस, वो मुझे लेके गए थे। मैं पहले मजाक समझता रहा, उन्होंने कहा नहीं एक ऐसा घर है जहाँ पे एक औरत है जो बंदा खा जाती है। मैंने कहा नासिर भाई क्यों हमें मतलब डराने की कोशिश करें, हमको पता है हम डरते डरते तो हैं नहीं, तो ले चलें। उसने कहा यार तुम मजाक समझ रहे हो, हंसना शुरू हो गया। मैं कहा हाँ मैं मजाक ही समझ रहा हूँ। उन्होंने कसम उठाई कि सचमुच में है। मैं कहा यार फिर तो मैं उनको एक तरह से पीछे ही पड़ गया, खुदा का वास्ता मुझे लेके चले। उसने कहा यार तेरी जगह पर कोई और बंदा होता तो कहता भाई किधर पागल हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तू कैसा पागल बंदा कह रहा है वो लेके चलो। मैंने कहा हाँ लेके चलो। उन्होंने खैर मेरी खातिर उन्होंने कहा ये एक सराकी इलाका है, पर्दा सिस्टम होता है तो मुश्किल है एक औरत तक लेके जाना, लेकिन मैं पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ। खैर उन्होंने एक अरेंजमेंट की इस तरह की कि हम चल पड़े। और जब वहाँ पे पहुँचे उन गांव में, तो एक वीराने से जंगलों से गुजरते हुए गए थे। आबादी बिल्कुल नहीं थी, दूर कहीं एक ही घर था जो बहुत बड़ा था। वहीं पे उनका भैंसों का बाड़ा भी था, भैंसें रखी हुई थी, ट्रैक्टर ट्राली खड़े हुए थे और बहुत बड़ा उनका कच्चा सा घर था। तनवीर गिलानी मेरे साथ कैमरे पे था और दूसरा शायद जावेद था, या मुझे सही याद नहीं है, पुरानी बातें हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कैसे घर में जा रहा हूँ जहाँ पे एक औरत है जो इंसान भी खा जाती है और उसने बहुत कुछ खाया हुआ है, क्या क्या खाया हुआ है। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा जी जवानी में बहुत खूबसूरत औरत थी और भागती फिरती थी, दौड़े लगाती थी, सुनती किसी की नहीं थी। हुस्न अल्लाह ने इसको बहुत दिया था, मशहूर था इसकी खूबसूरती पूरी गांव के अंदर। लेकिन जब वो इस पे आशिक हुआ तो वो इसके जिस्म के अंदर इस तरह दाखिल हुआ कि इस औरत के अंदर से मर्द की बोलने की आवाज़ आती थी। और फिर वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि हमने, गांव वालों ने, सबने अपनी आँखों से देखा है कि जो बैल होता है, बैल गाय होता है और बैल होता है, बैल को ये दोनों हाथों से उसका मुंह पकड़ती थी। ऊपर वाला हाथ इस तरह मुंह का ऊपर वाला हिस्सा इस हाथ से और दूसरा इस हाथ से पकड़ के ऐसे उसका मुंह खोल लेती थी। बैल बहुत ताकतवर होता है, उसको 6-7 बंदे भी पकड़ने की कोशिश करें तो उठा के फेंक देता है। तो अकेली औरत उसका इस तरह मुंह खोलती थी और अपने दांतों से उसकी ज़ुबान पकड़ के पूरी ज़ुबान खा जाती थी। अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदा सलामत बैल मौजूद है, बुल जिसको कहते हैं, बुल मौजूद है और उसका उसने मुंह खोला है और उसकी पूरी ज़बान खींच रही है अपनी दांतों से। और वो बैल इतना ताकतवर होने के बावजूद मजबूर है कि हिल नहीं पा रहा। किस ताकतवर जिन ने उसको पकड़ा होगा, बज़ाहिर तो एक औरत पकड़ के खड़ी है कि वो हिल भी नहीं पा रहा और वो जारी ज़बान निकाल के खा गई है। जिंदा मुर्गी उसके करीब जा रही होती थी तो ऐसे हाथ मार के मुर्गी पकड़ के, कहते हैं, मुर्गी खा जाती थी। उसकी शादी भी की गई थी, उसकी बेटी भी हुई और उसने अपनी बेटी को भी खुद अपने हाथों से बहुत बेदर्दी से, जिस तरीके उन्होंने मुझे बताया था कि उस बेटी को किस तरह उसने मारा है, वो बहुत बेदर्दी से उसने मार दिया था। मासूम 6 महीने की बच्ची, ये 3 महीने की थी शायद। कुत्ता बिल्ली बहुत से जानवर खा चुकी थी, उनकी ज़बानें खा चुकी थी, ऐसा कुछ कर चुकी थी जो नाकाबिले यकीन था। और अब बताने वाला कोई और नहीं, उसके घर वाले थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और
मेरे अंदर सुनिए क्या, मेरी पूरी टीम खौफज़दा थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि चले वापस, ये बंदा पागल है, मज़हर मलिक हमें भी मरवाएगा। लेकिन मैं जुनून में था कि जल्दी से मेरी इस औरत से मुलाकात हो, जल्दी से मेरी इस औरत से मुलाकात हो। बहुत सारे लोगों ने ये एपिसोड राज रोही टीवी पे चला था, देखा होगा, लेकिन मुझे खुद इसका लिंक नहीं मिल सका। उस वक्त मैं खुद अपलोड नहीं करता था, बहुत सारे लोग जो मेरे फ़ैन थे अपलोड कर देते थे। तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर आज दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी के पास ये वाला मेरा एपिसोड मौजूद है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सेंड करें, इसका लिंक सेंड करें, मैं लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। तो एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खोला गया और अंदर क्या था ये मैं कहानी के एंड में बताता हूँ। पहले मैं उन्हीं की कहानी आपको सुना दूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा ना, ये वो बातें थी जो मैंने सुन रखी थी उस औरत के बारे में, बहुत सारे वाक़यात जो आगे बताता हूँ। तो मैं अंदर गया तो क्या हुआ ये एंड पे बताता हूँ, क्योंकि ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मिलती जुलती कहानी है, जो एक सच्ची कहानी है। कहानी भेजने वाले का ताल्लुक बांग्लादेश से है, लेकिन वो इस वक्त जॉब के सिलसिले में मलाइशिया में है। उनका नाम है मोहम्मद अरमान। वो कहते हैं मेरा नाम भी आप रियल बता दें, शहर भी, ज़िला भी, गांव भी आप रियल बता दें, क्योंकि जो कहानी उन्होंने कहा मैं आपको सुना रहा हूँ ये हमारे बांग्लादेश के तमाम अखबारात में भी वहाँ के छपी थी। और आपका कोई फ़ैन बांग्लादेश से है तो आप उससे तस्दीक भी इस कहानी से कर सकते हैं। 90% बांग्लादेश के जो लोग हैं इस कहानी से वाकिफ़ हैं। ज़िले का नाम है गंज नारायण, और ये मैंने मुश्किल से नाम याद किए हैं, मैंने पहली दफ़ा सुने। वो कहते हैं हमारा जो ज़िला है बांग्लादेश का जहाँ की कहानी है, ज़िला गंज नारायण या नारायणगंज है, माजरत अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, नारायणगंज है मेरे ख्याल में, ज़िला नारायणगंज है। और शहर का नाम है इनका, जहाँ पे ये रहते थे, अभी इनकी फैमिली रहती है मोहम्मद अरमान की, उसका नाम है कदम रसूल उनके गांव का नाम है, और जहाँ का वाक़या उसका नाम है मदनपुर। ये 3 नाम, ज़िला नारायणगंज, कदम रसूल जहाँ पे मोहम्मद अरमान रहती है उनकी फैमिली, और जहाँ का जिस गांव का ये वाक़या उसका नाम है मदनपुर। ये सारे रियल नाम है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग इस जगहों से वाकिफ़ होंगे, कहानी पढ़ भी चुके होंगे, अखबार में पढ़ भी चुके होंगे और जानते भी होंगे। मोहम्मद अरमान कहते हैं मैं एक सुबह छोटा सा था, अच्छा एक मैंने उनको मैसेज भी किया था लेकिन उनके मेरे मैसेज डिलीवर नहीं हुए, उनको पता नहीं क्या हुआ, वरना मैंने उनसे पूछा था कि एग्जैक्ट टाइम बता दें, कहानी पुरानी कितनी है, क्योंकि 2000 से पहले की है, लेकिन कब किया ये मैं उनसे पूछना चाह रहा था, मुझे भेज दें, लेकिन उन्होंने रब्ता नहीं हो सका, तो मैं मजबूरी है कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है, काफ़ी पुरानी कहानी। वो कहते हैं मैं एक सुबह उठा, जल्दी उठने की आदत थी, मैं छोटा ही था, मैं सुबह उठा तो पता लगा बाहर शोर है, मुँह धोया और बाहर गया तो जो पता लगा वो कहानी ये थी कि जो साथ वाला गांव है मदनपुर, वहाँ पे एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या हो रहा है। मोहम्मद अरमान के गांव के लोग सारे कतार दर कतार उसी गांव की तरफ पैदल जा रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको बताया बाहर इस तरह का लोग इकट्ठे हैं, बहुत रश पड़ गया है, कोई अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। वो कहते हैं एक औरत है जो अपने 3 बच्चों को खा गई है, और सारे कदम रसूल के उधर ही जा रहे हैं मदनपुर, तो मैं भी माँ जा रहा हूँ। तो मेरी माँ ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा, तू बहुत छोटा है, तुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि माँ इधर उधर हो तो मैं बाहर निकलूँ। तो मेरी छोटी बहन भी वहीं पे मौजूद थी। जब मैं निकलने लगा तो उसने मुझे कहा मैं अम्मी को बता दूंगी आप बाहर जा रहे हो, मैं शोर मचाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं 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 अम्मी को नहीं बताना। उसने कहा चल फिर मुझे भी साथ लेके जाओ, मैंने भी उस औरत को देखना है। अब वो खुद एक तो छोटे, ऊपर से छोटी बहन, ज़िद की, उसने कहा ठीक है अम्मी को नहीं बताना, आ जाओ। कह रहे हैं मैं और मेरी बहन हम बाहर निकले और हम उस कतार में शामिल हो गए। कतार से मुराद उस तरह कतार तो नहीं, मतलब जौक दर जौक रश बना के लोग उसी तरफ पैदल जा रहे थे, तो उस काफ़िले में, पैदल काफ़िले में हम भी शामिल हो गए। सुबह का टाइम था, लेकिन चलते चलते उस गांव तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन टाइम 10 बजे का हो चुका था, या 9:30 10 बजे का। वहाँ पे जब पहुँचे तो मदनपुर आबादी तो थी, लेकिन जिस जगह ये घर था ये गैर आबाद इलाके में था। छोटा सा वैसे ही गांव था मदन पुरानी, अब तो शायद आबादी बढ़ गई होगी, अब तो घर घर कह रहे हैं घर साथ साथ हो गए हैं। जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त घर बहुत दूर दूर थे, बहुत फासले पे थे।
जिस जगह पे हम पहुंचे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, जहाँ पे ये सारे लोग जा रहे थे, जाके रुके, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा था जो गोल दायरे की शक्ल में जमा हो चुका था। साइड पे एक अकेला घर था, यकीनन वो इस औरत का ही होगा जिसको वो पुलिस ने हथकड़ियाँ लगाई हुई थी। इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं था सिवाय उस घर के, जो कच्चा और काफ़ी बड़ा घर था। और अगर कोई घर थे, हम रास्ते में जिस तरह जा रहे थे, तो काफ़ी फासलों पे दूर दूर घर थे, फिर ज़मीनें थीं, फिर घर थे, फिर ज़मीनें थी। आज भी जब मैं राज की इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ, अक्सर मैंने आपको शायद दिखाया भी हो, जब हम ज़मीनों से गुजरे होते हैं तो बहुत फासले के बाद कोई घर आते हैं, एक दो इक्का दुक्का, फिर ज़मीनें, फिर काफ़ी फासले के बाद। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। हम भी उस मजमे में जब शामिल हुए उस गोर दायरे के अंदर, तो हमने कोशिश की देख सकें माजरा क्या है। तो सामने मंजर ये था कि कुछ पुलिस वाले मौजूद थे और एक औरत जो बिल्कुल एक इंसान थी, कोई उसके अंदर ऐसी अजीबो गरीब फेस पे या जिस्म पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हम समझ सकें कोई वो बला थी, जिन थी, कुछ थी। वो एक नॉर्मल इंसान ही नज़र आ रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ हथकड़ियों से जकड़े हुए थे। और वहीं सामने 3 बच्चे मौजूद थे। एक की उम्र तकरीबन 4.5 से 5 साल थी, एक 2.5-3 साल का था और एक 6 महीने का बच्चा था, लेकिन वो तीनों ही मर चुके थे। उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दी गई थी, क्योंकि जो छोटा छोटा बच्चा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, सिर्फ उसका एक बाजू और सर मौजूद था। इसी तरह जो दरमियानी उम्र का था, 2.5-3 साल का, उसमें भी टांग, बाजू, कुछ चीज़ें गायब हो चुकी थीं। और जो बड़ा था उसके भी टांग, बाजू और काफ़ी चीज़ें गायब हो चुकी थीं। मतलब पूरा जिस्म उनका, तीनों बच्चों का, छोटा तो बचा ही नहीं था, उसका एक थोड़ा से 1-2 अज़ा रह गए थे, सर और एक टांग रह गई थी, और बाकियों को भी खून से भरे हुए थे। उनको देखना बहुत मुश्किल था और उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया गया था। ये यकीनन सी बात है, एक बहुत भयानक मंजर था। पूरी दुनिया उस वक्त हैरान परेशान थी, या अल्लाह क्या माजरा है, क्या वाकया हो गया। एक माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन इस वक्त आंखें देख रही थी, हथकड़ियों में जकड़ी माँ थी, और सामने उसके लख्ते जिगर जो थे, इस दुनिया से रूह उनकी परवाज़ कर चुकी थी, जिस्म के कुछ आज़ा बचे हुए थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि पुलिस हमारी आंखों के सामने ही उनको लेके वहाँ से रवाना हो गई। तो हम लोग भी दोनों वापस आ गए। मदनपुर का ये मशहूर व मारूफ ऐसा वाक़या था जो अखबारों की ज़ीनत बना, इसके ऊपर पूरी स्टोरीज लिखी गई। आज भी वो कहते हैं बांग्लादेश के लोग इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। कहानी कुछ इस तरह की है कि वो कहते हैं वापस आ गए हम। बहुत दिनों तक लोगों को ये वाक़या याद रहा। आज मैं मलेशिया में जॉब करता हूँ, आपकी कहानियाँ दिन रात सुनता हूँ। मुझे 6 दिन काम करना पड़ता है, 7वें दिन छुट्टी होती है, तो मैं 12-15 घंटे भी मुसलसल आपके प्रोग्राम और कहानियाँ सुनता हूँ। पूरे हफ्ते का जो स्टॉक होता है वो मैं अपना देख लेता हूँ। ये वाक़या आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है जैसे ये कल का वाक़या हो। हुआ कुछ यूँ था, उस खातून का नाम था, असली उसका नाम था अस्मा बेगम, ये उसका रियल नाम है उस खातून का। अस्मा बेगम के बारे में ज़्यादा लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन पीछे से कोई बहुत अच्छे खाते पीते घराने से नहीं थी। शक्ल सूरत की भी ठीक थी, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना बुरी शक्ल की थी, दरमियानी शक्ल की थी। शादी एक ऐसे शख्स से उसकी कर दी गई जो मज़दूर तबका बंदा था, रोज़ाना की बुनियाद पे जाता, मज़दूरी करता और पैसे लेके आता और बच्चों का, बीवी का पेट पालता, खाने पीने का सामान का बंदोबस्त करता। घर उनका काफ़ी बड़ा था जिस घर में वो रह रहे थे। यकीनन सी बात है, उनके माँ बाप अगर थे, जो उसका शौहर था, नाम वो कहते हैं, मुझे शौहर का नहीं पता, आप कोई भी फर्दी रख लीजिएगा, मुझे उसका रियल नाम नहीं पता। अस्मा बेग जो है वो औरत का रियल नाम है। अकरम रख लेते हैं फर्जी नाम। तो अकरम जो है दिहाड़ीदार बंदा था, रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के लाता और बीवी को पैसे पकड़ा देता, उनका गुजर बसर।
अच्छी हो रही थी। पहला उनके यहाँ बेटा हुआ, दोनों मियाँ बीवी खुश हुए। फिर कुछ अरसे बाद खुदा ने दूसरा बेटा दिया और तकरीबन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद फिर से उनके यहाँ एक और औलाद हुई, वो भी बेटा था। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता था। थोड़ी सी ज़मीनें थी जिससे इनकम आती थी, बहुत कम सी जिसमें गुजारा हो जाता था, लेकिन उसको मजदूरी करनी पड़ती थी। एक शाम वो मजदूरी करके घर लौटा। हमेशा की तरह उसको उम्मीद थी कि बीवी इंतज़ार में होगी, शौहर घर आए तो वो खाना उसके आगे रखे और वो आज का जो कुछ कमा के लाया बीवी के सामने रख देगा। लेकिन जब घर में दाखिल हुआ तो हालात आज कुछ अजीब से थे। बच्चे सहमे हुए थे। बड़ा बेटा जो उसका था, तकरीबन 4.5-5 साल का, वो दरवाजे में खड़ा था और इस अंदाज में खड़ा था जैसे बाहर भागना चाहता हो। बाप ने उसको आवाज़ दी, क्या हुआ? तो बेटा डर के जो सहमा हुआ था बाप से चिपक गया। बाप समझ ना सका क्या हुआ इसको। वो अपने बेटे को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो जो छोटा बेटा था 2.5-3 साल वाला, वो भी एक जगह पे सहमा खड़ा हुआ था। और जो बिल्कुल छोटा बेटा था तकरीबन 3 महीने का, वो रोए जा रहा था चारपाई पे और बीवी एक जगह पे बैठी हुई थी, उसको उठा नहीं रही थी। वरना जब बच्चा उसका रोता था मोहन फौरन उसको उठा लेती थी। एक बेटा उसके साथ चिपका हुआ था, दूसरा सहम के दूर खड़ा हुआ था। छोटा रो रहा है, उसको अजीब सी सूरत हाल नजर आई। उसने आवाज़ दी, अस्मा, अस्मा। जब तीसरी दफ़ा भी ऊंची और गुस्से में उसने आवाज़ दी, अस्मा, और उसने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा तो वो चलता हुआ उसके पास चला गया। जब वो अस्मा के करीब पहुंचा तो उसने देखा अस्मा अस्मा नहीं रही। उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो चुकी हैं, वाइट हो चुकी हैं, हाथ पांव उसके मुड़ चुके हैं और उसके मुंह से जो आवाज़ें आ रही हैं, अजीब व गरीब सी आवाज़ें हैं। पहले तो वो समझ ना पाया, उसने इस तरह की हालत कभी देखी नहीं थी। किसको क्या हुआ? उसने कहा, अस्मा क्या हुआ तुम्हें? तो उसी वक्त अस्मा के अंदर से एक मर्द की क्लियर आवाज आई। उसने कहा, निकल जा यहां से, नहीं तो मार दूंगा तुझे। तब उसको वो सिचुएशन समझ आई जिससे उसका बड़ा बेटा चिपका हुआ था, छोटा अभी तक अजीब सी हालत में खड़ा मां को देखी जा रहा था, और छोटा जिसको जरूरत थी मां की वो रोए जा रहा था। पता नहीं कब से रो रहा था। घर दूर दूर थे, कोई हमसाया भी नहीं था कि आके देख लेता और हालत को संभाल लेता। तो उसने फिर से डरते डरते पूछा, अस्मा ये तुम कैसी आवाज़ में बात कर रही हो? तो उसी वक्त अस्मा के अंदर जो मौजूद था उसने कहा, मैं अस्मा नहीं हूं। अब वो और सहम गया, वो और डर गया। तो उसने कहा, फिर कौन हो तुम? डरते डरते उसने पूछा। उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब भाग वो सकता इसलिए नहीं था। उसके 3 बच्चों का सवाल था, उसकी बीवी का सवाल था। उसने डरते डरते फिर पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं जिनज़ादा हूं और आज के बाद मेरा बसेरा इसी जिस्म में होगा, अस्मा के जिस्म में, और मैं जो तुम्हें कहता जाऊं उसको पूरे करते जाना, नहीं तो मैं वो बुरा हश्र करूंगा, तुम्हारे इस घर को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हारी अस्मा को भी मार दूंगा। वो एकदम से सहम गया। भागता हुआ दूसरे बेटे को भी, जो डरा सहमा खड़ा था, उसको भी सीने से लगाया और छोटे को उसने उठा लिया। दूर से खड़े होकर उसने सहमे वो पूछा, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मुझे खाना ला के दो। क्या खाना चाहते हो? उसने कहा, ये बाहर से उसने फरमाइश की। उसने अपने बेटों को साथ लिया, भागता हुआ बाहर गया, उनको हमसायों के घर में छोड़ा। रात होने वाली थी, शाम को वो घर आया था और जो उसने फरमाइश की थी वो गरीब बंदा उन पैसों से वो लेके आ गया। आके उस औरत को, जो उसकी बीवी थी, पेश किया, लेकिन असल में उस जिनज़ादे को दिया और वो पहले ही लुक़मे में इस तरह खा गया जैसे उसके लिए बिल्कुल छोटी सी टॉफ़ी हो। इतना ज़्यादा वो जो उसने मंगवाया था। कुछ देर वो खाता रहा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अस्मा नीचे गिरी और बेहोश हो गई। पानी के उसने उसके मुंह पे छींटे मारे। जब वो होश में आई तो वो बिल्कुल अपनी असली हालत में वापस आ चुकी थी। एकदम से घबरा गई और कहा, क्या हुआ मुझे? क्यों मुझे इस तरह देख रही हो? क्या हुआ है? तो वो समझ गया कि अस्मा को नहीं पता अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। वो काम से जल्दी आना शुरू हो गया। उसके दिल में खौफ सा होता, मेरे बच्चों को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अस्मा के अंदर जब भी वो जिन आता था
तो अस्मा सारे काम छोड़ के बैठ जाती थी। उसने उसको कह दिया था, जब तक मुझे चीज़ें देते रहोगे मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तुमने मेरी फरमाइश बंद कर दी तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगा। अक्सर वो घर आता, अस्मा ठीक भी होती, लेकिन कभी आता तो अस्मा की वही हालत होती। वो भागते हुए डर के उसके पास पहुंचता और कहता, क्या चाहिए तुम्हें? और वो फरमाइश कर देता, मुझे ये चाहिए। वो जाता, वो लेके आता और उसको पेश कर देता। पहले दिन तो वो बच्चों को लेके साथ चला गया था, हमसायों के घर में छोड़ा था, लेकिन अब वो बच्चों को घर पे छोड़ के जाता था, क्योंकि उसको इतना पता लग गया था कि वो जो जिन है वो बच्चों को नहीं कुछ तंग कर रहा, नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा रहा कि उसको अभी गर्ज है कि उसको जो भी खाने को मांगे उसको मिल जाए। एक दिन वो घर पहुंचा, अस्मा बिल्कुल ठीक थी, वो बैठा खाना ही खा रहा था कि उसी लम्हे उसने देखा अस्मा के जिस्म को झटके लग रहे हैं। बच्चे भी बैठे खाना खा रहे थे दोनों, और छोटा लेटा हुआ था, सोया हुआ था। उसने देखा कि अस्मा के जिस्म को झटके लग रहे हैं। उसने कहा, अस्मा अस्मा क्या हुआ? उसने पानी का गिलास भी उसको दिया, लेकिन उसने पानी का गिलास नहीं पकड़ा, उसके हाथ से गिरा दिया। और फिर वही हालत आज पहली दफ़ा उसके सामने हाजिरी हो रही थी। वो जब भी घर में दाखिल होता था हाजिरी हो चुकी होती थी, अस्मा के अंदर वो आके बैठा होता था। आज वो उसके साथ हंसती खेलती बातें कर रही थी, नॉर्मल सी हालत में थी। जब उसका जिस्म कांपना, झटके मारना शुरू हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए और अजीब सी आवाज़ निकालते निकालते फिर से वो आज हाजिर हो चुका था। आज अकरम ने भी फैसला किया कि मुझे आज इससे कम से कम बात तो करनी चाहिए। कौन है, क्यों मेरी बीवी के अंदर आया? मुझे हिम्मत करनी चाहिए, मैं कब तक इससे मुकाबला करूंगा। वो फिर जिन अपनी असली आवाज में अस्मा के अंदर से उसने बोला, हमें ये खाने को ला के दो। उसने कहा, ठीक है मैं आपको ला के देता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए आप कौन हैं और क्यों मेरी बीवी के अंदर आए हैं? हमने तो कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा या क्या कुछ किया या क्या हमसे गलती हुई है जिसकी सजा ये है कि आप आगे हुए हैं? तो उस जिन ने उसको बताया, अस्मा की जो मां है, पहले मैं उसके अंदर रहता था, उससे पहले मैं उसकी मां के अंदर, यानी अस्मा की नानी के अंदर। असल में उस जिन ने जो बताया वो अस्मा की नानी के अंदर रहता था। जब उसकी नानी मर गई थी तो उसके बाद वो अस्मा की मां के अंदर आ गया, और जब अस्मा की मां मर गई तो उसके कुछ अरसे बाद वो अब अस्मा में आ गया था। उसने कहा, मैंने इस खानदान के अंदर ही रहना है, मैंने इस खानदान को छोड़ना नहीं है। अब मेरा बसेरा इसका जिस्म है, जब भी मैं अस्मा के अंदर आऊं जो मांगा करूं वो मुझे दे देना, वरना तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या कहा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बुरा कर सकता हूं। बेचारे ने उसी लम्हे जो खाना खा रहा था वो छोड़ दिया, भागता हुआ बाहर गया और जो उसकी फरमाइश थी पूरी कर दी। कुछ टाइम तक तो उसी जिन की इसी तरह फरमाइशें पूरी करता रहा, लेकिन एक गरीब शख्स कितना अरसा फरमाइशें पूरी कर सकता था? वो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे कमा के आता था, एक मजदूर तबका था, अपने बच्चों को अब खुराक नहीं खिला पा रहा था, बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा था। बीवी को ठीक देखने के लिए कि बीवी और बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, इस सब से बचने के लिए वो जिन को खिलाता जा रहा था, यहां तक कि उसके घर का सामान भी उसको बेचना पड़ रहा था। एक दिन जब वो अपने घर से निकला वो बहुत परेशान था। साथ वाले गांव के अंदर एक उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, हम उनको ओझा कहते हैं, जो तंत्री होते हैं, ये उनके वर्ड हैं बांग्लादेश के। ओझा और तंत्री यानी वो आमिल बाबे जिसको हम कहते हैं, जिन्नात निकालने वाले, स्पिरिचुअल स्कॉलर, आमिल उनकी वो तंत्री, और वो उसको बांग्लादेश में ओझा बोलते हैं। वो एक ओझा के पास गया और उसको जाके सारी कहानी बताई कि मेरे घर के में ये मामला हो रहा है, मेरी बीवी है जिसके अंदर एक जिन आ चुका है, उसकी नानी से उसकी माँ और उसकी माँ से मेरी बीवी में आ चुका है। वो रोज़ रोज़ की फरमाइशों से मैं तंग आ चुका हूँ, खुदारा मेरे साथ चलिए और चल के उसको निकालिए। मैं अब और मज़ीद उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता, मैं तंग आ गया हूँ। मुझे डर है कि इस दिन मैं काम पे हूँ और मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए। तंत्री ने उसे कहा कि ठीक है तुम घर पहुँचो, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। उसने कहा ठीक है। वापस वो काम पे गया, जो मजदूरी उसके हाथ लगी, जो वो काम कर सका, पैसे लिए, घर पहुँचा। आज उसकी बीवी ठीक थी। अगले दिन भी वो काम पे गया, लेकिन जो उस
औजा ने, तंत्री ने उसको टाइम दिया था, उस टाइम से पहले वो अपने घर पहुंच गया ताकि वो उसका इंतज़ार कर सके। अभी उसको इंतज़ार करते हुए 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाज़ा बाहर से खटखटाया गया। वो उठ के गया, दरवाज़ा खोला तो बाहर वही मौजूद था। अभी तक बीवी उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी। उसको अंदर लेके आया, वो घर के अंदर पढ़ाई करते हुए आया, कभी उधर देखता, पढ़ता हुआ आ रहा था। सारे घर का उसने चक्कर लगाया, कमरों के अंदर भी चक्कर लगाया। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद वो उसकी बीवी के बिल्कुल सामने आके बैठ गया। बीवी उस तंत्री को देख के डर सी गई, थोड़ी सी पीछे हो गई, तो शौहर ने उसको इशारा किया, बैठी रहो। अब तंत्री उसके सामने बैठ के पढ़ना शुरू हो गया। औरत खौफजदा हो रही थी, तो उसके शौहर अकरम ने से कहा, कुछ नहीं, तुम आराम से बैठो। वो पढ़ता रहा, वो सर नीचे करके बैठी रही, एक सहमी हुई हालत में, घबराई हुई हालत में। उसको समझ नहीं आ रही थी अस्मा को कि क्या हो रहा है मेरे घर में, क्यों पढ़ाई हो रहा है। कि पढ़ाई करते 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 अस्मा की वही हालत होनी शुरू हो गई। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए, आंखें ऊपर की तरफ वाइट हो गईं, जिस्म ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगा, और उसके बाद वो एकदम से अलर्ट होके बैठी। और उसने जब सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ सफ़ेद हो चुकी थी और हाजिरी हो चुकी थी। वो जो भी जिन था अब अस्मा बेगम के अंदर आ चुका था। तंत्री उससे मुखातिब हुआ, कौन है तू? अस्मा आगे से चुप रही। उसने कहा, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कौन है तू? तीसरी दफा उसने कहा, मैं फिर तेरे साथ वो बुरे तरीके से पेश आऊंगा कि तू बताने पे मजबूर हो जाएगा, सब कुछ तोते की तरह बोलेगा, बोल कौन है तू? तो उसने कहा, मैं जिनज़ादा हूं। इसके अंदर क्यों आया है? उसने कहा, मैं इस ख़ानदान के साथ ही अटैच हूं, इन्हीं के साथ ही रहता हूं, और आगे भी इसी ख़ानदान की किसी और लड़ी के साथ रहूंगा। मैं इसकी नानी में था, नानी से इसकी माँ, और अब इसके अंदर आ गया हूं। मुझे जिस्म चाहिए होता है रहने के लिए, अब मैं इनके साथ जुड़ चुका हूं। उसने कहा, तुझे नहीं पता ये गरीब बंदे हैं, ये ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तेरी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गए हैं, और वैसे भी तू एक शरीर के अंदर नहीं रह सकता। ये शरीर तेरे लिए नहीं बना, तुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। वो जिन बोला, तुझे मेरी ताकत का पता है, मैं कितना ताकतवर हूं। मेरी मर्जी होगी तो मैं इस जिस्म को, इस शरीर को छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब ये अच्छी लग गई है, मुझे अब इसके साथ रहना अच्छा लगता है। जा, चला जा, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज एक औरत के अंदर से एक मर्द बोल रहा था, मर्दानगा आवाज थी, भारी भरकम आवाज, एक जिन की आवाज। तंत्री बोला, तुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। बोल, तू इस शरीर को कैसे छोड़ेगा? अगर तू इस शरीर को नहीं छोड़ेगा तो फिर मजबूरन मुझे तेरे साथ बुरा करना पड़ेगा। मेरा जितना इल्म है, जितना मैं जानता हूं, मैं तुझे निकाल सकता हूं, लेकिन तू खुद से चले जा तो बेहतर है। इस तरह की काफ़ी उनके बीच में बातें होती रहीं, यहाँ तक कि तंत्री ने उसको कायल कर लिया कि ठीक है, बोल क्या लेगा, किस चीज़ के बदले जाएगा। वो जिन बोला, मुझे पता है ये गरीब लोग हैं, इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 2 बकरियां और 10 मुर्गियां चाहिए। 2 बकरियां सेहतमंद और 10 मुर्गियां चाहिए। मैं इस जिस्म को, इस शरीर को छोड़ दूंगा, और इस गांव से निकल के वो जो एक फलां जगह पे दरख्त है, रात को 1 बजे उस दरख्त के नीचे जाके छोड़ देना। ऊपर से खाल उतार देना, उनको काट के वहीं पे काट देना, वहीं पे काट के उनकी खाल भी उतार देना, मुर्गियों के भी, बकरे की भी। वहीं पे उनका जिस्म छोड़ के, गोश्त छोड़ के चले जाना, मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे
2 दिन का वक्त दो, मैं ये चीज़ें अरेंज करके 2 दिन के बाद फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन को उस दरख्त के नीचे 2 बकरियां और 10 मुर्गियां रात को 1 बजे पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम इस जिस्म को छोड़ दोगे। उसने कहा हाँ, मैं इस जिस्म को छोड़ दूंगा। उसके बाद वो पढ़ता रहा और यहां तक कि अस्मा नीचे गिरी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद होश में आई, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उस औझा ने, उस तंत्री ने उससे कहा, अब तुम्हें पता लग गया है ना क्या करना है। अगर तुम अपनी बीवी की जान बचाना चाहते हो और चाहते हो तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान ना पहुंचे, तो एक ही हल है और यही है, जैसे भी करो, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, लेकिन जैसे भी करो 2 बकरियां और 10 मुर्गियों का बंदोबस्त करो, तो ये चला जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है, आपने उससे 2 दिन का टाइम लिया है, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन तक मैं ये चीज़ें अरेंज करके आपसे राब्ता करता हूँ। उसने कहा राब्ता नहीं करना, 2 दिन के बाद मैं खुद ब खुद तुम्हारे घर शाम तक पहुँच जाऊँगा। अकरम बोला ठीक है, आप 2 दिन बाद मेरे घर आ जाइएगा। अकरम तो एक गरीब बंदा था, उसको पता था उसके लिए 2 बकरियां लेना बहुत मुश्किल है। मुर्गियाँ तो अब दूसरी फार्मी तो अब आई हैं, पहले तो सिर्फ देसी मुर्गी ही होती थी और 10 देसी मुर्गियाँ। वो एक गरीब शख्स था, रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के आता था, लेकिन अब एक ही हल था, वो उधार मांगे, ज़मीन गिरवी रखे, कुछ भी करे, उसको ये बंदोबस्त करना था। और आखिर उसने ज़ोर लगा के 2 दिनों में बंदोबस्त कर ही लिया कि शाम को उस तंत्री ने आना था, तो दिन को ही वो 2 बकरियां और 10 मुर्गियां लेके घर आ गया। वो जो दरख्त था जिसके नीचे ये बकरियां और मुर्गियां पहुंचानी थी, वो मोहम्मद अरमान जो हैं, जिन्होंने कहानी सेंड की, वो कहते हैं सर मैंने भी उस दरख्त को देखा हुआ है। वो इतना पुराना और इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है, 200-300 बंदा भी उसकी छाँव में नीचे खड़ा हो सकता है। वो इतना फैला हुआ है, इतना मोटा और इतना फैला हुआ है कि 200-300 बंदा भी उसकी छाँव में आना चाहे तो आ सकता है। कह रहे हैं मैंने भी वो दरख्त अपनी आंखों से देखा है, बहुत बड़ा दरख्त है और अजीब व गरीब दरख्त है। 2 बजे वो बकरियां और मुर्गियां लेके घर पहुंच के इंतज़ार करने लगा उस औझा का, उस तंत्री का, और शाम को वो औझा, वो तंत्री वहां पे पहुंच गया। उसने बकरियां देखी, मुर्गियां देखी, उसने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल यही उसने कहा था, ऐसी सेहतमंद बकरियां और मुर्गियां। जैसे ही रात हुई, उस तंत्री ने कहा अब ये कौन छोड़ के आएगा। अकरम बोला मैं तो नहीं जा सकता रात के इस पहर छोड़ने के लिए, अगर आप मेहरबानी करें आप छोड़ दें। उसने कहा ठीक है, मैं छोड़ के आता हूँ। वक्त का इंतज़ार होने लगा। तकरीबन जैसे ही कोई 12:30 बजे, 1 बजे का टाइम था, तंत्री ने छुरी उठाई, 2 बकरियां और मुर्गियां ली, इस अंदाज में लेके चल पड़ा कि वहाँ पे आधे घंटे का सफ़र है, पहुँच के वहीं पे ही वो उसके सामने इनको ज़िबा करेगा, इनकी खाल उतार देगा और गोश्त उसको पेश करके अपने घर चला जाएगा। अकरम से कहा तुम आज रात घर नहीं रुकोगे, सुबह अपने घर आ जाना, कुछ तक मेरे साथ चलोगे और जैसे ही सुबह उजाला होने वाला होगा अपने घर में दाखिल हो जाना, क्योंकि तब तक वो जिन जो है वो लेके जा चुका होगा, रोशनी भी निकलने वाली होगी, जिन के जाने का टाइम होगा। जैसे ही रोशनी निकलती है जिन्नात चले जाते हैं, तुम अपने घर आ जाना। वहीं पे खड़े होकर तंत्री कुछ पढ़ता रहा, उसके घर में पढ़ता रहा, दीवारों पे इधर उधर फूंके मारता रहा, पढ़ के फूंके मारता रहा। उसके बाद उसने बकरियां दोनों पकड़ी, मुर्गियां ली और 12:30 बजे घर से रवाना हो गया। अकरम भी उसके साथ घर से रवाना हो गया। थोड़ी दूर तक तो अकरम ने उसका साथ दिया, उसके बाद उसने उसको इशारा कर दिया हाँ ठीक है तुम घर चले जाओ। तो उसने कहा आपने तो कहा था सुबह। उसने कहा कोई बात नहीं, घर चले जाओ तुम अपने। वो हैरान हुआ कि पहले मुझे कह रहा था सुबह वापस आना, अब कह रहा है घर चले जाओ। उसने कहा ठीक है। वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अकरम अपने घर गया, बीवी उसकी सो रही थी, वो भी जाके, बच्चे सो रहे थे, जाके सो गया।
क्योंकि वो दोनों बैठ के इंतज़ार करते रहे थे। घर में बच्चे भी सो गए थे, बीवी भी सो गई थी। 10 बजे गांव के लोग थे, 8 बजे सो जाते थे। तो अकरम और वो तंत्री रात के 12:30 तक इंतज़ार करते रहे थे, जागते रहे थे। बच्चे और बीवी पहले के ही सो चुके थे, इसलिए जब वो घर में दाखिल हुआ वो कब के सोए हुए थे। अकरम भी जाके चारपाई पे सो गया। तंत्री किस तरह दरख्त के पास पहुंचा, कैसे उसने बकरियां दी, ये कोई नहीं जानता था। अकरम भी गहरी नींद सो गया। तकरीबन रात के कोई ये 2:30 बजे का टाइम था, 2 बजे का था। वो कह रहे हैं सही उसको टाइम का नहीं पता, 2:30 बजे 2 बजे का टाइम था कि वो गहरी नींद सोया हुआ था कि उसकी बीवी जो उठी, जिसके अंदर वो जिन आ चुका था, उसने सोए हुए अकरम को गर्दन से पकड़ा। एक हाथ उसका अकरम की गर्दन में गया और जैसे ही उसके हाथ गर्दन में गया तो अकरम की आंख खुल गई। उसने देखा एक हाथ से उसकी बीवी ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और इतने ज़ोर से पकड़ी हुई है कि वो हिल नहीं पा रहा। और उसके अंदर इतनी ताकत दी कि एक ही हाथ से उसने पकड़ के उसको गर्दन से उठाया और उठा के यूं ज़ोर से फेंका कि वो उड़ता हुआ घर का जो दरवाज़ा था उसके अंदर जाके लगा। वो मजबूत लकड़ी का जो गेट था वो टूट के नीचे गिर गया। कितनी ताकत होगी उस जिन के अंदर, जिसने एक हाथ से उसको गर्दन से पकड़ से ना सिर्फ उठा लिया बल्कि इतनी ज़ोर से फेंका कि कितनी दूर वो उड़ता हुआ गया और दरवाज़ा टूट गया। मजबूत दरवाज़ा था उनके घर का। उसी ताकत से उसको अंदाज़ा हो गया था वो जिन जितना बिफरा हुआ था, जितने गुस्से में था और जिस तरह वो चीख रहा था, वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, मुझे अब मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। काम आज इतना लग रहा था उसको ख़राब हो चुका है कि अब मैं इसको हैंडल नहीं कर सकूंगा। वो गरीब तो अपनी तरफ से बकरियां मुर्गियां दे चुका था, लेकिन जिन ने आज पहली दफ़ा उस पर इतना हमला किया था और जिस तरह चीखो पुकार कर रहा था, लग रहा था कि आज उसको गांव वालों को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। रात का ऐसा पहर था कि दूर दूर गांव थे, एक घर कहाँ पे एक कहाँ पे, लेकिन फिर भी वो गरीब भागता हुआ गया। दरवाज़ा खटखटाया, लोग सो रहे थे घर के अंदर। रात को इस टाइम 3 साढ़े 3 बजे जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया तो वो डर के बाहर निकले। क्या हुआ? तो उसने कहा मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में ये हो चुका है। तो उसने कहा ऐसे करते हैं, साथ वालों को भी ले लेते हैं। तो इसी तरह गांव वालों को जितने भी 8-10 घर थे उन तक पहुंचते, उनको बुलाते बुलाते कोई तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। पहुंचते पहुंचते वो सारे इकट्ठे होकर डंडे सोटे लेके, जो उन गरीबों को समझ आई कि एक जिन आ चुका हुआ है और वो गुस्से में है, तो वो डंडे ही लेके आ गए। जब उसके घर के बाहर पहुंचे तो उसने सही कहा था, दरवाज़ा टूटा हुआ था। और लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अब तकरीबन कोई 15-20 लोग 30 लोग जमा हो चुके थे, लेकिन अंदर जब वो दाखिल हुए तो अंदर इतना खौफनाक मंजर था कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह पे खड़ा रह सके। सब कांपना शुरू हो गए, सब लरजना शुरू हो गए, सबको चक्कर आने शुरू हो गए। सामने बहुत ही भयानक मंजर था। पहली पहली बात जिस पे उनकी निगाह पड़ी थी वो उस 3 महीने का जो मासूम बच्चा था, उसकी टांग थी जो उस औरत के मुंह में थी और वो कड़च कड़च करके खाए जा रही थी। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको चबाते हुए और उस हड्डियों को कड़च कड़च करके खाते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। जब वो सब जमा हुए तो उस औरत ने उसको जब देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से भर चुका था, उसके पूरे जिस्म पे खून ही खून था। कितना भयानक, कितना खौफनाक मंजर होगा कि वो अपने ही एक 3 महीने के बेटे की टांग जो थी उसके मुंह में थी और वो सबके सामने देखी भी जा रही थी। आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं और वो पूरी टांग उनके देखते ही देखती खा गई। और बाकी बच्चों का मैं यहाँ पे, अब मेरा अपना दिल ख़राब होगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा, वही हशर वो कर चुकी थी। बड़ा भी 5-4.5 साल, जो 5 साल का था, उसका भी जिस्म का काफ़ी हिस्सा वो गायब कर चुकी थी। जो उससे छोटा 2.5 साल का था उसके भी जिस्म का काफ़ी हिस्सा गायब हो चुका था, लेकिन जो छोटा था उसकी तो सिर्फ एक टांग और सर ही बच चुका था, बाकी सब खा गई थी, उन सब का खून पी गई थी। उनकी गर्दन को इस तरह काटा गया था, इस तरह खून के नाखून के निशान थे, दांतों के निशान थे कि वो खून तक पी गई थी। उनके भी किसी का बाजू, किसी का हाथ, किसी का टांग वो बड़े की दरमियाने की खा गई थी, छोटे को तो
हड़प ही कर चुकी थी। और ये घंटा 1.5 घंटा ही लगा था, जो इतनी देर में वो 2 घंटे बुलाने के लिए गया था, इतनी देर में वो जो जिन था वो सब कुछ खा गया। अब जो बूढ़े थे उन्होंने 3-4 नौजवानों से कहा कि आगे बढ़ो और इसको पकड़ो। अब जो सेहतमंद थे, बहादुर थे, अब काफ़ी लोग जमा थे, उन्होंने कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना तो था। और ये सच है, गांव के लोग बहुत बहादुर होते हैं, ऐसे मौक़ों पे रुकते नहीं हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। और वो जो 4-5 थे, 3-4 सेहतमंद से, वो आगे बढ़े और जाके, अब वो रुक चुकी थी, उनकी तरफ देख चुकी थी। जैसे ही गए और उन्होंने जाके उसको बाजू से पकड़ा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि वो इतनी ताकतवर है कि इनसे पकड़ी नहीं जाएगी। अब वो ज़ोर लगा रही थी और वो भी ज़ोर लगा रहे थे, तो उन्होंने इशारा कर दिया बाकी लोग भी आओ, नहीं तो नहीं पकड़ी जाएगी। तो और लोग भी इंतज़ार में थे कि किसी तरीके ये 3-4 जो लोग हैं ये इसको पकड़ लें, हम भी भाग के पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अभी उन दोनों ने 2 इधर से और 2 इधर से उन्होंने पकड़ा ही था कि अंदाज़ा हो गया कि इनकी बस की बात नहीं है। और लोग भी भागते हुए आए तो सब जाके उसके ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ लिया। वह घुरा रहा था और कह रहा था छोड़ दो नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा, छोड़ दो मैं नहीं तो तुम सबको मार दूंगा। जैसे कैसे उन्होंने उसके बाजू पकड़ के पीछे बंद कर दिए, उसके पाँव भी जाके बांध दिए और मुंह भी उसका बांध दिया। अब वो घुरा रही थी, आवाज़ वही जिन की थी जो सारे गांव वाले सुन रहे थे। हाथ पांव बंधे हुए थे उसके और उसके मुंह भी बंधा हुआ था, लेकिन वो जिन कुछ कर नहीं पा रहा था। क्योंकि जिन भी जब कुछ करता है, जब इंसानी जिस्म के अंदर हो, तो इस्तेमाल शरीर को ही करता है, जिस्म को ही करता है। यानी अपनी ताकतों का मुजाहरा करने के लिए हाथ पाँव को ही इस्तेमाल करता है जो इंसान के होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी बुजुर्ग थे जो पढ़ना शुरू हो गए थे। यकीनन वो अगर खड़े होकर ना पढ़ते तो वो शायद उस जिन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो पढ़ाई कर रहे थे, बाकी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जिनको इतना अंदाज़ा हो गया था कि बात अब 1-2 बंदों की नहीं है, पूरे गांव की है। तो जिन के भी कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे गांव के साथ जिन लड़ पड़े, 1-2 बंदों के साथ तो लड़ सकता है। लेकिन अब वो पढ़ भी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे और बाकियों ने उसको पकड़ भी लिया था, यहाँ तक कि बांध दिया। और उसके शौहर ने उसको कहा मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मैंने उधार लेके तुझे बकरियां और मुर्गियां तक दे दी, तू फिर भी मेरे बच्चों को खा गया है। तो जिन की आखिरी अल्फाज उसको मुंह पे बांधने से पहले जो उसके शौहर ने, अकरम ने और गांव वाले ने सुने थे, वो ये था कि तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तूने मेरे साथ धोखा किया, तुम लोगों ने मुझे इस घर में कैद कर दिया और तुमने ऐसा मुझे कैद किया कि मैं इस घर से निकल ही ना सकूं। और तुम्हारा वो तंत्री मुझे इस घर में कैद करके गया है, मुझे धोखा दिया है उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अगर मुझे दे देता तो मैं छोड़ के चला जाता। तुम्हारे तंत्री ने मुझे भी धोखा दिया है, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया और उल्टा मुझे इस घर में कैद कर दिया। जब वो बांध चुके, उसको मुंह को भी बांध गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब ये पुलिस का मामला है, उसको भी इतला की जाए। तो इसी तरह भागों भाग वो करते। पुलिस भी कहाँ करीब होती है, दूर दूर होती है, छोटे छोटे गांव थे, वहाँ तक पहुँचते, इतला देते, वहाँ तक आते। तकरीबन 9, साढ़े 9 बज गए और जब पुलिस आई आके उन्होंने उसको बाकायदा पकड़ा। उस वक्त तक वो जो भी जिन था, जब उसको बाहर लेके आए, जब वो उसको उठा के बाहर लेके आए, तब तक भी उसके अंदर हाँ गूँ कर रहा था, उसकी ताकत बता रही थी, वो अभी भी मचल रहा है। लेकिन जैसे ही उस 4 दीवारी से उसको बाहर लेके आए तो वो उसी लम्हे गिरी और बेहोश हो गई, बंधी हुई। और जब पुलिस ने उसके ऊपर पानी शानी डाला, उसको होश में लाया, उसका मुंह खोला गया, तो अपनी असली हालत में आ चुकी थी। अब वो अपनी आवाज़ में बोल रही थी, उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो गया है। यकीनन अभी तक वो अपने बच्चों के बारे में नहीं जानती थी। जब तीनों बच्चों को ला के बाहर रखा गया तो वो नीम पागल सी होगी अपने बच्चों को देख के, रोती रोती ऐसी चुप हुई कि जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, वो पागल हो गई हो, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था अपने इस तरह बच्चों को देख के। और ये वही टाइम था जब मोहम्मद अरमान और उसकी बहन भी उस काफ़िले के साथ, जब लोग जौक दर जौक देखने के लिए आ रहे थे, वहीं पे पहुंच गए थे। उन्होंने भी उस मंजर को वहाँ पे देखा था कि वो चुप सी गुमसुम सी थी, हाथ बंधे हुए थे और उसके बच्चे सामने प्लास्टिक के बैग में रखे हुए थे।
वो सारी कहानी पुलिस को बताई उसके शौहर अकरम ने कि ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ। तंत्री वाला सारा वाक़या भी बताया गया। उस औरत को लेके वो थाने चले गए और तंत्री के पीछे भी पुलिस रवाना हुई और अकरम के मौजूदगी में उन्होंने तंत्री को भी पकड़ लिया। जब तंत्री से पूछगछ की गई तो उसने बताया कि मेरी नीयत बदल गई थी, तो मैंने उस जिन को उस घर में कैद कर दिया था। इस तरह की पढ़ाई की थी जाते हुए कि वो बाहर ना निकल सके और बकरियां और मुर्गियां मैं अपने साथ ले जाऊं। तो उसके दरख्त के नीचे पहुंचाने के बकरियां भी दोनों और मुर्गियां भी मैं अपने साथ ले गया था और उसको घर में कैद कर गया था। तभी लोगों को पता लगा कि जब उस औरत को बाहर लेके आए थे तभी वो जिन भी बाहर निकल गया था। उस औरत का वहाँ पे बाकायदा पूरा मेडिकली टेस्ट हुआ था, क्योंकि ये खबर फिर फैल गई थी, अखबारों में भी बांग्लादेश में छपी, सबको पता लग गया कि एक औरत 3 बच्चों को खा गई। तो उसके बाद बाकायदा एक बोर्ड बना के उसका मेडिकली चेकअप किया गया, उसके दिमाग को चेक किया गया वाकई ये कोई जिनात का वाक़या है या साइको प्रॉब्लम है, औरत ये पागल है, दिमागी मरीज़ा है, शिज़ोफ्रेनिया या किसी बीमारी का शिकार है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं दिमागी तौर पे, जैसे शिज़ोफ्रेनिया और हैं बहुत सारी, जिसमें इंसान इस तरह जिनात को देखता है, उसको नज़र आता है और उसके बाद वो हमला कर देता है और बातें करता है। लेकिन उस बोर्ड ने, उसका जब पूरा मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया था तो उन्होंने कहा था इसके साथ कोई भी बीमारी नहीं है, दिमागी तौर पे उसको बिल्कुल फिट करार दिया गया था। शिज़ोफ्रेनिया या कोई दिमागी खलज, कोई बीमारी कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो आखिरी टाइम पे जब उसने अपने बच्चों को इस तरह मरे हुए देखा था तो वो शॉक्ड में चली गई थी, अजीब सी हालत में चली गई थी। लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका था जिसकी बेस पे उनको सज़ाए मौत होती या कोई खौफनाक सज़ा होती कि उसने ये जुर्म किया है, क्योंकि वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक थी। और गांव वालों की ये जो गवाही थी कि जब हम गए थे, जिस तरह उसके मुंह में एक पूरी बच्चे की टांग थी और खा रही थी, ये कोई इंसान नहीं खा सकता। इसी बेस पे उसका चेकअप हुआ था कि मे बी उसको कोई बीमारी हो और वो इस बीमारी में इस तरह की हरकतें कर रही हो, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो इसको एक अजीब व गरीब केस समझ के उसको 12 से 13 साल की सज़ा हुई उस औरत को, अस्मा बेगम को। बच्चों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खबर पूरे बांग्लादेश में फैल गई। 12 से 13 साल की अस्मा बेगम को सज़ा हुई। 13 साल के बाद जब वो उस जेल से छूटी तो 13 सालों में जेल के अंदर कुछ भी उसने कोई हरकत नहीं की थी, नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। और उसके शोहर को भी पता लगता रहा था कि उसकी बीवी के साथ जेल के अंदर कोई दोबारा कोई मामला नहीं हुआ, क्योंकि खबर भी फैल चुकी थी उस तरह के ओझा तंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ था। और आखिरी टाइम पे वो जो उस घर के अंदर खड़ा होकर दीवारों में पढ़ पढ़ के फूंक रहा था तो असल में जिन को कैद कर रहा था। सामान की उसकी नीयत हो चुकी थी, मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसको कैद कर जाता हूं। अगर वो उसको सामान पहुंचा देता उस दरख्त के नीचे तो जिन चला जाता। लेकिन उसको कितनी सज़ा हुई ये उन्होंने कहानी में नहीं बताया, क्योंकि जिन कैद था और फड़फड़ा रहा था, उसको पता लग गया था कि उसने सामान भी नहीं पहुंचाया, वो तो वहां से चला गया आगे। तो इस वजह से उसने गुस्से में शौहर को भी इस तरह फेंक दिया था और बच्चों को खा गया था। लेकिन जब गांव वालों ने पकड़ लिया और उसको पता लग गया अब उसके साथ बुरा हो सकता है, और जैसे ही वो कैद था, दायरा कड़ा लगा था, लेकिन घर की 4 दीवारी उसने क्रॉस की, दरवाजे से उसको बाहर निकाला गया तो साथ ही वो गायब हो गया। उसके बाद भी घर के अंदर काफ़ी तांत्री और इस तरह के औजार बुलाए गए, पढ़ाई की। उन्होंने कहा नहीं, अब कोई भी चीज़ नहीं है। और जब उसको 12-13 साल के बाद जेल से रिहाई मिली तो वो सीधा अपने घर पहुंची। तो उसको शौहर ने कुछ अरसा देखता रहा और उसको अंदाज़ा हुआ अब वो बिल्कुल ठीक है, उसमें उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं था, उसके अंदर यकीनन एक जिन आया था। वो तो एक अच्छी फर्मा बरदार घरेलू औरत थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, कभी उफ तक नहीं किया था। 13 साल बाद जब वो अपने शौहर के पास आई तो वो उसके साथ दोबारा से रहना शुरू हो गया। उसके बाद उनके यहाँ एक बेटी और एक बेटा भी हुआ। अरमान कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी, दोनों ने मियाँ बीवी ने ज़िंदगी गुजारी। उनके यहाँ फिर से एक बेटी और एक बेटा हुआ, लेकिन माँ अपने उन बच्चों को सोच सोच के बहुत रोती थी। ये थी बांग्लादेश की कहानी जो मुझे अरमान ने भेजी। अब वो मलेशिया में है और एक सच्चा वाक़या। तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, आपको एंड में सुनाऊंगा, इस तरह का सेम वाक़या मैंने देखा था जब मैं उस
कमरे के अंदर, बल्कि मैं चाहूँगा आपको पूरी कहानी सुनाऊँगा, अगर लेकिन आप बोर ना हो जाएँ। अगर मैं सुना चुका हूँ, मुझे आप लोग मेंशन कीजिए नीचे कहानी में, मुझे याद नहीं रहता, मैं तो इतनी कहानियाँ ज़िंदगी में सुना चुका हूँ और आगे भी सुनाऊँगा। क्या मैं सुना चुका हूँ ये कहानी, तो मैं आपको डिटेल से सुनाऊँगा। आज मैं मुख्तसर करके सुनाई है कि वो औरत जो बैल को इस तरह खोलती थी, उसकी ज़ुबान खा जाती थी और मुर्गियाँ खा जाती थी, कुत्ते बिल्ली की ज़ुबानें खा जाती थी। उसने अपनी बेटी को मार दिया था और जब मैं उसके अंदर गया था, कमरे के अंदर, मैंने उससे हाथ भी मिलाया था, उसने मुझे सलाम, मैंने उसका हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ के उसको सलाम भी किया था, उसने मेरे ऊपर हमला भी किया था। वो सारी बातें मैं अगर कहानी में सुना चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो नीचे लिख दीजिए, फिर नहीं सुनाऊँगा। अगर नहीं याद तो ये भी एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ बीती है, ये मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊँगा। क्योंकि उसी के बाद एक और घर में हम गए थे जहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जिसको जंजीरों में बांधा हुआ था, और मैं और एक आमला खातून थी, आमिल से आमला, क्या नाम था मुझे याद नहीं है उसका नाम। उसने पढ़ाई की थी, हम दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हाज़िरी हो गई थी, वो कैमरे के सामने हुई थी, इसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी और उस प्रोग्राम में हमने पहली दफ़ा आवाज़ भी बंद कर दी थी टीवी पे चलाते हुए कि बच्चे ना देखें। बहुत खौफनाक प्रोग्राम था। ये दोनों स्टोरियाँ अगर आप सुना चुका हूँ तो ठीक, नहीं तो आप मुझे याद कराइएगा, इंशाल्लाह मैं ये दोनों स्टोरियाँ आपको ज़रूर सुनाऊँगा जो मेरे अपने साथ गुजरी है। ये कहानी सच्ची क्यों है, इसलिए कि ये मेरी आँखों ने ना सिर्फ देखा है बल्कि इसके ऊपर मैं राज प्रोग्राम कर चुका हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना जी आज के दौर में इस तरह की कहाँ से कहानियाँ आ गई हो भाई, हैं मैं इसके ऊपर राज प्रोग्राम किया हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ अगर किसी के पास मेरा ये लिंक पड़ा है ना इस प्रोग्राम का, तो प्लीज़ मुझे वो शेयर करें, मैं लोगों को भी दिखाऊँ राज प्रोग्राम जिसमें वो औरत को मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर वो दूसरी औरत भी जिसके अंदर हाजिरी करवाई थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जंजीरों से बंधी हुई थी, ये तो चारपाई पे बैठी हुई थी, बदबूदार कमरा था, बातें कर रही थी। और उस वक्त भी जब मैं अंदर गया था किसी के साथ बातें कर रही थी, सराकी औरत। तो ये है, ऐसा होता है और इनकी मैंने खुद रिकॉर्डिंग की हुई है। 2 प्रोग्राम है मेरे इसके ऊपर। अगर दोनों को में से किसी का भी मुझे लिंक शेयर करेंगे तो मैं लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूंगा। ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जो बांग्लादेश से मुझे भेजी गई, आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए। और जो लोग मुझे कहानी भेजते हैं, कहानी भेजती ही फ़ौरन कहते हैं जी मेरी कहानी कब आएगी, आपकी कहानी सुनाऊँगा मैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर 105 सुना रहा हूँ तो पहले 10 के बाद 106 सुनाऊंगा, फिर 107, फिर 108, फिर 109, इस तरह आपका नंबर भी आ जाएगा। परेशान ना हो, टेंशन मत लें, सबकी कहानी प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल होगी। व्हाट्सअप नंबर है मेरा +923136555500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ जब भी आप कहानी वॉइस मैसेज में भेजें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है STORY, स्टोरी, STORY लाजमी आपने लिखना है। तो मैं फ़ौरन उसको देख के नंबर दे देता होता हूँ, तो आगे वो आपकी शामिल भी हो जाएगी। आप आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।